So we have discussed about grammar portion of RPSC second grade syllabus. So आगे देखते हैं। जो आगे अगला आपका टॉपिक है सिलेबस का वो है अक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेज। तो जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी लिटरेरी फॉर्म्स हैं, देखिए इस पोर्शन में दो लिटरेरी फॉर्म्स, दो तरीके की लिटरेरी फॉर्म्स मेंशन्ड हैं। एक तो पोइटिक फॉर्म, जैसे सोनेट है, ओड है, एलिजी है, एपिक है। ओड और सोनेट के ऊपर वीडियो में डाल चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। एलिजी, एपिक और बैलेड्स, ये सभी पोइटिक फॉर्म्स हैं। पोइम जिस वे में लिखी जाती हैं, जैसे सोनेट का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ओड पढ़ा चुका हूँ। एलिजी एक शोक गीत होता है, किसी की मृत्यु पर लिखी गई शोकपूर्ण कविता, पोएम को एलिजी कहते हैं। एपिक भी ऐसे ही पोइटिक फॉर्म है, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, अलिटरेशन, हाइपरबल, ओनोमोटोपिया, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। जो बच्चे नहीं जानते फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच हिंदी में जो अलंकार हम कहते हैं उसी को इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो आपके सिलेबस में ये लिटरेरी डिवाइसेज हैं, इनमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की नीड नहीं है। इनको आपको सरफेसली पढ़ना है, इनमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है भी नहीं। जैसे पर्सोनिफिकेशन की हम बात करें तो निर्जीव चीज़ों का जब मानवीकरण किया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो वो आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें किस लिटरेरी फॉर्म का, लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपिया, हाइपरबल, अलिटरेशन। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे, अगर उसमें किसी निर्जीव चीज का मानवीकरण है तो आप पर्सोनिफिकेशन पर टिक करेंगे। ओनोमोटोपिया में किसी साउंड, स्पेसिफिक साउंड के द्वारा ओनोमोटोपिया को पहचाना जाता है। हाइपरबल में किसी भी चीज को एग्जेजरेट किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बताना। तो इस तरीके से ये इनको आपको बस एक बार समझना है, उसके बाद ये बहुत इजी, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये आपको बहुत ही इजी लगेंगे। इनमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए बचेगा नहीं, बट एक बार इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आगे चलते हैं। तो आगे है अक्वेंटेंस विद लिटरेरी पीरियड्स। लिटरेरी पीरियड्स आपके कौन कौन से हैं? रेनेसा है, मेटाफिजिकल है, जैकोबियन है, न्यू क्लासिकल है, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, मॉडर्न है और पोस्ट मॉडर्न है। तो ये सारे जो पीरियड्स हैं ये ऑर्डर में हैं। सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा पीरियड आता है, फिर मेटाफिजिकल, जैकोबियन आते हैं, फिर न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न आते हैं। इनमें आपको किस एज में क्या स्पेसिफिक इवेंट हुआ, कौन से इंसिडेंट किस पीरियड से रिलेटेड हैं, कौन से राइटर किस पीरियड से रिलेटेड हैं, जो फेमस राइटर्स हैं उनके फेमस क्रिएशंस कौन से हैं, वो भी आपको इसमें याद रखने हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका, जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये पोर्शन नेट में पूरा आता है। कंप्लीट पोर्शन जो है ये नेट में आता है, तो ये आपको बहुत असिस्ट करेगा नेट की प्रिपरेशन करने में। तो हम रेनेसा पे भी बात करेंगे, हम मेटाफिजिकल एज पे भी बात करेंगे, हम जैकोबियन एज पे भी बात करेंगे, न्यू क्लासिकल एज पे भी बात करेंगे, रोमांटिक, विक्टोरियन एज पे भी बात करेंगे, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज पर भी बात करेंगे। आपको बस करना ये है, आपको वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमसे और भी स्टूडेंट्स जुड़ सकें, ताकि इन मटेरियल्स का लाभ सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। मैं इनकी पीडीएफ भी आपके साथ काफ़ी शेयर करूंगा, जो भी मेरे पास मैटर है काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बट किसी भी टास्क का मजा तभी आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है मैंने बनाया है, ये आपका एक पूरा ग्रुप है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं उनको इसमें जोड़ना है और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अगला जो पोर्शन है वो लिटरेरी मूवमेंट का है। कौन कौन से मूवमेंट्स इंग्लिश लिटरेचर में हुए थे, जैसे कि रोमांटिसिज्म है, गोथिक है, प्री राफेलाइट मूवमेंट है, रियलिज्म है, एक्सिस्टेंशियलिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस है, सिंबलिज्म है, मॉडर्निज्म है और पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो इसमें याद रखने की बात यह है कि आपकी एज जो है, जो मैंने अभी बताई थी, रेनेसा,
मेटाफिजिकल एज, जैकोबियन एज, ये एज और ये मूवमेंट आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जब आप एज पढ़ोगे तो उनमें हम आपको मूवमेंट भी पढ़ाएंगे, और जब हम आपको मूवमेंट पढ़ाएंगे तब आपको एज के बारे में भी नॉलेज मिलती रहेगी। तो रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज है, और रोमांटिसिज्म मूवमेंट है, गौथिक मूवमेंट है, प्री राफेलाइट मूवमेंट है। ये प्री राफेलाइट मूवमेंट आपका विक्टोरियन एज से जुड़ा हुआ है। जब हम विक्टोरियन एज पढ़ते हैं तो प्री राफेलाइट राइटर्स को पढ़ेंगे, और जब प्री राफेलाइट राइटर्स को पढ़ेंगे तो विक्टोरियन एज के राइटर्स अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। रियलिज्म, एक्सिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपका मॉडर्निज्म से संबंधित है। सिंबलिज्म आपका मॉडर्न एज से संबंधित है, और मॉडर्निज्म वर्ड मॉडर्न से ही निकला हुआ है। डिफरेंस है मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्निज्म, इनको आपको एक मान के नहीं चलना है, इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि मॉडर्न, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्निज्म सेम थिंग्स नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है। तो ये आपके लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो इंडियन राइटर्स हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मुल्कराज आनंद हैं, आर के नरेन हैं, सरोजनी नायडू है, तोरू दत्त है, नसीम इजैकियल हैं, रस्किन बॉन्ड है, अरुण कोलाइटकर भी, और भी हैं। पहले हम इनकी बात करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। रविंद्रनाथ टैगोर प्राइमरी राइटर्स में से एक माने जाते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी 1913 में मिल चुका है, और असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, नसीम इजैकियल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से जहाँ ये प्रेस्क्राइब्ड हैं और इनमें से क्वेश्चन नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। इसके अलावा सरोजनी नायडू, तोरू दत्त फीमेल राइटर्स हैं, और अरुण कोलाटकर पोइट रहे हैं। रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरी के लिए बहुत फेमस हैं, इनकी शॉर्ट स्टोरीज में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आगे जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं वो अनीता देसाई हैं, शशि देशपांडे हैं, कमला दास हैं, जयंत महापात्रा हैं, अमिताभ घोष, मंजू कपूर और अरुंधति रॉय। इनमें से अनीता देसाई, शशि देशपांडे, कमला दास, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय, ये फीमेल राइटर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अरुंधति रॉय तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिनमें इंडियन इंग्लिश राइटर्स मेंशन्ड हैं। मंजू कपूर में असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में जो अभी एग्जाम हुआ है, मंजू कपूर का क्वेश्चन आया था, मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके अलावा अमिताभ घोष हैं, जयंत महापात्रा हैं, कमला दास हैं, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इनकी मेन जो राइटिंग्स हैं वो तो सभी स्टूडेंट्स के मेमोरी में होनी चाहिए। इसके अलावा जो टीचिंग मेथड्स का पोर्शन है, इसमें आपके टीचिंग मेथड्स हैं, आप किस मेथड से इंग्लिश को पढ़ा सकते हो, जैसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है, और ऑडियो लिंगुअल मेथड है। ये मेथड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT बहुत अच्छा टॉपिक है, डीप पढ़ने लायक टॉपिक है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर आप डीप पढ़ लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें गलती करने के पूरे चांस होते हैं। टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन। जब आप टीचर बन जाते हो तो आपको इंग्लिश पढ़ानी होती है, और इंग्लिश में ये 4 चीज़ें ही मेनली होती हैं, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग से रिलेटेड ही आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग को पढ़ना है। सो दिस वाज योर सिलेबस। जो किसी भी एग्जाम में सिलेबस जो होता है वो प्राइमरी चीज होती है जो आपकी मेमोरी में होनी चाहिए। अगर आपके मेमोरी में सिलेबस नहीं है तो फिर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने के पूरे चांस हैं, क्योंकि बुक्स पे अगर आप डिपेंड हो तो आपको बुक्स पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिलेबस को मैच करके एक एक टॉपिक को देखकर पढ़ना है, इसलिए मेमोराइज कीजिए सिलेबस को और पढ़ते रहिए। पेपर का इंतजार मत करिए, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, मैं उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।